इसी क्रम में हम लोगों ने बताया था कि SLV और ASLV जो है ये टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हैं और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV हम लोग देखेंगे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पॉइंट्स कुछ नोट कर लेंगे। यह 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। 4 सब पढ़ा लेंगे अभी क्योंकि माइक उधर है। कोई बात नहीं, कल से मैं करवा दूंगा। ठीक है, यह 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। इसके प्रथम स्तर में ठोस प्रणोदक लगभग आपको सभी में मिलेंगे। ठोस प्रणोदक पहले स्टेज में लगभग सभी में है, ठीक है ना। क्यों? कंबस्टन के लिए, मतलब एक तरह से थ्रस्ट के लिए ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके प्रथम स्तर में ठोस प्रणोदक के तौर पर HTPB HTPB पॉली बुटोडियंस होता है। ये क्या है? HTPB एक प्रकार का ईंधन है, ठीक है ना। जबकि ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परक्लोरेट होता है। अमोनियम परक्लोरेट होता है। इसका दूसरा स्तर, नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा स्तर द्रव प्रणोदक लगभग जनरली सभी में है, ठीक है ना। कुछ चीजें इसमें सामान्य है। अगर मान लीजिए आप लोगों से प्रणोदक के बारे में पूछता ही है तो जनरल वे में सभी में फर्स्ट स्टेज में ठोस और सेकंड में लिक्विड है, ठीक है ना। इसका दूसरा स्तर द्रव प्रणोदक आधारित होता है जिसमें UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन का प्रयोग प्रणोदक के तौर पर होता है। ये आप लोगों का जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ लगभग आपके मेंस के लिए भी काम करेगा। मतलब जो आप लोग एस्से वगैरह जो लिखते हैं, एस्से में ये सारी चीजें भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और इसको प्रयास करिएगा, फेयरली नोट करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बहुत रेयरली आपको मिलने वाली हैं। बड़ी ही मेहनत के बाद ये सारी चीजें मिलती हैं, जनरली हर जगह लगभग नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना।
तो इसको आपको उसमें भी काम करेगा, ठीक है ना, के तौर पर होता है। अगला पॉइंट है इसका तीसरा चरण बिल्कुल पहले चरण के, इसका तीसरा चरण बिल्कुल पहले चरण के तरह है। मतलब क्या है, ठोस ही प्ररोधक होता है तीसरे में। इसका तीसरा चरण बिल्कुल पहले चरण के तरह है। चौथे चरण में ईंधन के तौर पर, चौथे चरण में ईंधन के तौर पर MMH मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, MMH मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, मोनो मिथाइल हाइड्रा जी, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन तथा ऑक्सीकारक के तौर पर, तथा ऑक्सीकारक के तौर पर नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मेरे पास जनरल साइंस आप लोगों का है, मैंने रणनीति इस बार बनाया है जनरल साइंस में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लगभग तीनों को जो पढ़ाना है आपको जनरल साइंस के रूप में, बहुत ही प्रभावी ढंग से उसकी क्लासेस चलेंगे और प्रयास यह किया जाएगा कि लगभग एक एक हफ्ते 3 रोज में दिया जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रभावी, और उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है साइंस का, उनको भी कुछ इस तरह से बताएंगे कि जिनको लगे कि हाँ हमने कुछ साइंस में अच्छा ज्ञान अर्जित किया है ना, तो उसके लिए भी आप लोग परेशान न रहिएगा, हम आपको अच्छे से उसको बताने का प्रयास करेंगे। तथा ऑक्सीकारक के तौर पर नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट है पीएसएलवी के माध्यम से, पीएसएलवी के माध्यम से 1600 किलोग्राम भार वाले, उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार बता दिया गया है सभी चीजें, स्टेज और लिक्विड के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पॉइंट को नोट करने की बारी है। इसमें भी कोई टेक्निकल चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो बताइएगा, ठीक है ना। जैसे प्रोडोडक अगर कोई भूल गया हो क्या है, ठीक है ना, या और कोई चीजें तो बताइएगा। पीएसएलवी के माध्यम से 1600 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 620 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। एक होता है पृथ्वी तुल्यकालिक, एक होता है सूर्य तुल्यकालिक। थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ। जैसे पृथ्वी तुल्यकालिक से मतलब यह हो गया, आगे हम आपको एक बार फिर से तो बताएंगे। पृथ्वी तुल्यकालिक का मतलब यह हो गया कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे परितः घूमता भी रहता है। वो अपने अक्ष के परितः चारों अक्ष के परितः घूमता भी रहता है, और वो क्या करता है, अपने उसमें भी चक्कर लगाता है। मतलब दोनों काम करता है। वो एक बार को इस तरह से घूमेगा भी और रोटेशन भी अपनाएगा, दोनों पाथ को अपनाएगा। मतलब अपने आप में भी घूमेगा और रोटेशन को भी करेगा। अब यहाँ एक चीज ये देखना है हमें कि जो अपने अक्ष के परितः ये घूमता है, तो जो सैटेलाइट हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे
पृथ्वी तुल्यकालिक जो होता है ये अपने अक्ष के परितः है, घूम रहा है, तो ये भी ऐसे ही घूमता रहेगा पूरा। तो उससे क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल को ये कवर करता ही है पूरा, साथ ही में पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः जो घूम रहा होता है उसको भी क्या करता है, ये पूरा कवर कर देता है। मतलब इस तरह से देखा है तो होल पृथ्वी को ये पूरी तरह से सैटेलाइट कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ इसी को कवर करता है एक ही जगह या इसी के सराउंड में नाचता तब तो इसे इसके एक सतह को ही कवर करता है। लेकिन ये क्या है कि पूर्व पश्चिम उसमें भी ये घूम रहा है, तो मतलब पूरे पृथ्वी के आवरण को पूरी तरह से, जैसे एक तरह से अंडे को आप बीच में से रख लीजिए और उसको अंडे को भी घुमाते रहिए, ठीक है ना, और एक जगह से उसको देखते रहिए अपने एक फोकस पे, या उसको भी रोटेशन पे पृथ्वी के उसी अंडे के ही रोटेशन में ही उसकी स्पीड से ही इसको भी घुमाए धीरे धीरे। तो एक साइड तो चारों तरफ तो इसकी परितः तो कवर तो करेगा ही, बाकी मतलब हर स्तर से हर तरफ से पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूरा कवर कर देगा ये सैटेलाइट, ठीक है। इससे ये होता है। इसी तरह से सूर्य तुल्यकालिक मतलब जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड से क्या करते हैं, उसको सैटेलाइट की स्पीड हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, उसी के हिसाब से राउंड करता है। तो जैसे आप कैमरे को लेकर किसी गतिमान वस्तु को आप कैमरे को लेकर आप बिल्कुल बराबर उसको चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से कि मतलब जितना दूरी वो गतिमान वस्तु है गति कर रहा है उसी हिसाब से आप बगल से कैमरा भी सेट किए हुए, ठीक है ये। लेकिन अब उसी में अपने सीध में गतिमान भी रहे और अपने दूरी में नाचता भी रहे। तो आप साइड में मैं बाइक चला रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ, साइड वाला तो हिस्सा मेरा पूरा कवर होगा, लेकिन मैं अपने परितः भी अगर कवर करता नाचूंगा बाइक के साथ तो मेरा ये साइड भी पूरा कवर होगा, मतलब चौतरफा कवर हो जाएगा ना, ये कुल मतलब है बताने का। तो कहाँ तक पहुंचे आपको? तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जा सकता है, वही ये सैटेलाइट भी परिक्रमण और परिभ्रमण नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, परिक्रमण करेगा, परिभ्रमण नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीजें होती है, ठीक है ना। परिक्रमण मीन्स परिक्रमा करना, आप लोग भगवान की परिक्रमा करते हो ना, तो वो परिक्रमण हो गया, किसी पिंड के चारों तरफ घूमना जो है क्या हो जाता है, परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या हो जाता है, परिभ्रमण वो होता है अपने एक्सिस के परितः घूमना, ठीक है, वो परिभ्रमण होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो इससे दो चीजों से क्लियर हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बताएं कुछ कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? ठीक है, परिक्रमण करता है, परिभ्रमण नहीं करता है। परिक्रमण करता है, परिभ्रमण तो अपने आप में पृथ्वी ही कर रही है, तो उसी परिभ्रमण के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर रही है, ठीक है ना। भाई नॉर्थ साउथ में परिक्रमण कर रहा है और पृथ्वी अपने एक्सिस में परिभ्रमण कर ले रही है, तो नॉर्थ साउथ भी कवर हो रहा है, जो परिभ्रमण कर रही है उससे भी चारों तरफ एक्सिस परितः है उसके चारों कवर हो जा रहा है। इस तरह से पूरी संपूर्ण पृथ्वी को कवर कर ले रहा है। वहीं दूसरी ओर इनके माध्यम से 1050 किलोग्राम भार, 1050 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर में भी स्थापित किया जा सकता है। 36,000 किलोमीटर
किलोमीटर में स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद है अगला GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV। लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसमें है कुछ बिंदु है जिसको भू-स्थिर प्रक्षेपण यान बोलते हैं, जिसको कहते हैं भू-स्थिर प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर प्रक्षेपण यान, GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, भू-स्थिर प्रक्षेपण यान। इसके अंदर है बिंदु, यह एक त्रिस्तरीय रॉकेट प्रणाली है, यह एक त्रिस्तरीय रॉकेट प्रणाली है, रॉकेट प्रणाली है। अगला पॉइंट है 5000 किलोग्राम तक के उपग्रह को 5000 किलोग्राम तक के उपग्रह को पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में, भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में समर्थ है। स्थापित करने में समर्थ है। इसका प्रथम चरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि PSLV का प्रथम चरण होता है, वैसा ही है जैसा कि PSLV का प्रथम चरण होता है। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सैटेलाइट या उपग्रह किसको कहते हैं, क्या है, तो कोई इसको मतलब एक पर्टिकुलर उसमें डिफाइन कर सकते हैं कोई? सैटेलाइट उपग्रह है बताएं। हाँ, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या है मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है मतलब इसके माध्यम से किसी स्थान, मतलब किसी स्थान पर ऑब्जेक्ट हुआ स्थान को, हाँ इस पर मतलब निगरानी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। संचार के वहाँ पर सैटेलाइट वास्तव में क्या है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए किसी पिंड की, किसी बॉडी को अगर पूछ लिया जाए कि ये बॉडी है, पिंड है, क्या है, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें इसके बारे में, तो क्या है इसमें वॉल्यूम है, इसका एक मास होता है, किसी पिंड की बात की जाए, इसमें एक मतलब द्रव्यमान है, फिर अपने एक स्टेट, इसका एक अवस्था है, अवस्था में क्या होगा, ठोस, द्रव अथवा गैस ठोस में है, तो इस तरह की चीजें, उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजें, तो हम लोग थोड़ा सा लिख लें सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे मान लीजिए सैटेलाइट है, अंतरिक्ष है, अरे उपस्थित उपग्रह, आपके ये क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, एग्जामिनर ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, आपको इससे मिलता ही देगा कि सैटेलाइट की, सैटेलाइट की, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में कुछ भी चीजें दे सकता है,
सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, वैसे इस तरह से लिख सकते हैं, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश लिखने में किसी प्रॉब्लम तो नहीं है। A satellite is an object in space that orbits are circles around a circles around a bigger object, circles around a bigger object, bigger object, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट मतलब उपग्रह हुआ है जो किसी पिंड का चक्कर लगाते हैं, पिंड का चक्कर ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट क्या है। अब यहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड है ऑर्बिट, ये क्या है, जैसे पृथ्वी स्पेस में सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब ये ऑर्बिट क्या है, ये ऑर्बिट क्या चीज है, ऑर्बिट का मतलब ये हुआ, इसको केयरफुली समझिएगा। ऑर्बिट वास्तव में होता क्या है कि दो पिंड के मध्य जैसे पृथ्वी है और चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है, तो उसके मध्य में एक आप लोग जानते होंगे G m1 m2 अपॉन r²। फिजिक्स में आपके एक फार्मूला होता है फोर्स का, बल का, ठीक है, जो कि G मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन से संबंधित है, ग्रेविटी से संबंधित है। G इसका 9.8 इसका होता है मान, नियत होता है 9.8। m1 m2 क्या है, m1 ये है और m2 ये है, और r² मतलब इनके बीच का जो दूरी है। तो ऑर्बिटल जो मैटर होता है, ऑर्बिट जो होता है, जैसे कोई पिंड के पार्टिकल जो चीजें जो चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लीजिए पिंड है इसके इस तरह से ऑर्बिट, मतलब एक पर्टिकुलर अपना पाथ अपनाया हुआ है, एक ऑर्बिट है। जैसे कहा है कि कोई कंपनी बाग में रह रहा है, अब उसका ऑर्बिट क्या है, वहां से यहाँ आए और यहाँ से सीधे वही चले, तो एक ऑर्बिट तो होगा और इधर उधर नहीं कहीं आता, अपने उसी अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल पाथ है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल पाथ, मतलब रास्ता ही, मतलब वो पथ। और ऑर्बिट में क्या होता है, कक्षा का जो उसके परितः घूमने का जो होता है, पिंड जो घूम रहा है, सैटेलाइट एक तरह से, जो उसमें रोटेशनल स्पीड में है। ऐसा तो है नहीं कि सैटेलाइट क्या करेगा, यहाँ भी घुमाए वहां घुमाए, एक फिक्स स्पेस को दे दिया गया है। अच्छा, ये दिया कैसे आता होगा, क्या आपने अपने दिमाग में चीज सोचा होगा कि मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के जो इंजन होते हैं रॉकेट के, इनको लेके जाते तो हैं, लेकिन क्या वहीं छोड़ के ऐसे चले जाते हैं क्या, नहीं। ये होता क्या है कि दोनों पिंड मतलब पृथ्वी और चंद्रमा, उनके अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल है, G का मान उनका दोनों का अलग है। उसको जो भी हम यहाँ पे सैटेलाइट में लॉन्च करने के प्रयास में है, लॉन्च जो करते हैं, उसको उसी हिसाब से एक एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से देते हैं, उसको मतलब कोणीय वेग प्रदान कर देते हैं। मतलब वो अपने एक वेग से क्या करता है, उसी के हिसाब से उसी के परितः घूमने लगता है, ठीक है ना। क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसी गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में बंध जाता है पूरी तरह से, और वो उसका एक पाथ फिक्स कर दिया था, उसी में घूमता है, ठीक है ना। उसको कहीं किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, बाहर से धक्का देने की जरूरत नहीं, वो उसी में क्या होता है, सेट हो जाता है। जैसे आप मैग्नेट को लेते हो, मैग्नेट एक तरफ इधर मैग्नेट, एक तरफ इधर किसी चीज का समझाओ तो घूमेगा ना, या फिर पेपर के ऊपर आप कोई चीज रख दो आप मेटल, और नीचे से आप मैग्नेट को ऐसे घुमाओ तो क्या करेगा वैसे, तो एलिमेंट जो भी चीजें होंगी घूमेगा उसी हिसाब से। तो वैसे ही है कि दोनों पिंड के
फोर्स के अंतर्गत तो क्या होता है, एक फिक्स पाथ अपना लेता है और उसी के हिसाब से वो क्या करता है, भाई सिंपल सी बात है, दोनों पिंड अपने अक्ष के परिधि घूम भी रहे हैं, उसी हिसाब से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा, तो फोर्स रहेगा तो सिंपल सी बात है उसी हिसाब से हमारा उपग्रह भी उसी हिसाब से रोटेशन करेगा, ठीक है ना, तो उसी में वो फिक्स हो जाता है। चलिए ये तो बात हो गई दो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखना जरूरी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, एक है नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल। There are two types of satellite, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट का कोई बता दीजिए उदाहरण। चंद्रमा। चंद्रमा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक नेचुरल प्राकृतिक जो है उपग्रह है, और जो आर्टिफिशियल है वो क्या है, जैसे हमारा पृथ्वी का भारत का जो गया वो आर्यभट्ट है 1975, ठीक है ना, क्यों भाई, कब गया आर्यभट्ट और किसकी मदद से गया, मैंने बताया था सोवियत की मदद से, सोवियत संघ की मदद से भेजा गया था। और आप लोग एक चीज और लिख लीजिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंतर्गत, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखने को आप वो भी लिख लीजिए कि नेचुरल सैटेलाइट जस्ट लाइक ए मून, अंतर्गत आर्टिफिशियल के अंतर्गत। हाँ, ऑन 4 अक्टूबर 1975 को प्रक्षेपित किया। बिल्कुल 1975 को सैटेलाइट की बात कर रहे हैं नेचुरल जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना, उसमें लिखिएगा ऑन 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957, the Soviet Union launched the world's first artificial satellite. The Soviet Union launched the first satellite. अब तो भारत की तो बात हो गई भाई, लेकिन वर्ल्ड में अगर देखा जाए, विश्व में सबसे पहला जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब जो है टॉपिक। इसी में अगला पॉइंट, सिंस देन अबाउट सोवियत संघ के द्वारा ही, सोवियत यूनियन के द्वारा ही स्पुतनिक फर्स्ट। और भारत ने भी किसका मदद दिया था, सोवियत संघ का ही मदद दिया था, किसके प्रक्षेपण में, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में। सिंस देन अबाउट 8900 satellites, about 8900 satellites from more than 40 countries, 40 countries have been launched. 40 देशों के द्वारा लगभग 8900 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। 40 countries have been launched.
40 countries have been launched। आप लोगों से यह कहना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए प्रयास यह करिए कि आजकल फेसबुक वगैरह या कोई पर्टिकुलर ऐप भी ले सकते हैं आप, उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग कर करके आपको एक एक चीज़ों का वर्ड्स बताता रहता है, और प्रयास आप खुद कर सकते हैं कि अपने आप से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना, जो भी है, जो अभी आपके पास आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीकली भी आते हैं, वीकली भी आप पढ़ सकते हैं, हफ्ते में एक बार ले लीजिए, उसको देखिए, तो जनरल सी बात है, उसमें इतने सारे वर्ड्स आपके खुद, और इसमें क्या होता है वोकैबुलरी आपका इम्प्रूव भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जरूरी यह है कि आज के समय में हिंदू भले हिंदुस्तान में भले हैं, हिंदी सीख भी रहे हैं, हिंदी भाषी भी हैं, लेकिन इंग्लिश का बड़ा महत्व है, ठीक है ना, तो इसलिए भी जरूरी है। एक प्रशासक को लगभग सभी भाषाओं में निपुण होना चाहिए, ठीक है, तो भविष्य के आप लोग प्रशासक हैं, ठीक है ना। और इतनी ही नहीं बात है, एथिक्स आपका एक टॉपिक है, मतलब एक सब्जेक्ट है एथिक्स, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की भी आपको ये होता है कक्षाएं चले या जैसे भी है, पिछले वर्ष चला था क्या, नहीं, मतलब कुछ चीजें चलाई जा सकती हैं, तो उसमें भी बड़ा जो है एथिक्स का, और एथिक्स आपको वास्तव में अगर पढ़ना हो, जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ, मतलब इसी मंच के माध्यम में आपको बता रहा हूँ कि एथिक्स अगर जिसको पढ़ना हो मानस पढ़ो। मानस मतलब जैसे यही वाल्मीकि रामायण हो गया, चाहे रामचरित मानस का यही हो गया, मानस को पढ़े अथवा सुने, ठीक है ना। सुनने से क्या है, हर एक जगह पे वास्तव में एक प्रशासक की नीतियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना, एक प्रशासक की नीतियाँ वहाँ किस तरह से और कैसे मैनेज, हाउ टू मैनेज आवर सोसाइटी, कैसे मैनेज किया जाता है वास्तव में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मानस को पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद है ऑर्बिट। क्या है भाई, ऑर्बिट के बारे में लिख लीजिए। ऑर्बिट जो मैंने अभी आपने चर्चा किया, ऑर्बिट, ऑर्बिट, हेलो, एन ऑर्बिट इज द कर्व्ड पाथ, एन ऑर्बिट इज द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ, वक्रीय पथ है ना, कर्व्ड पाथ मीन्स वक्रीय पथ, दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ब्रैकेट में लिखिएगा, सच एज ए स्टार, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड में उल्का पिंड होता है, एस्ट्रॉइड, प्लेनेट के बाद सर, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, आर्क स्पेस क्राफ्ट, ब्रैकेट बंद, आर्क स्पेस क्राफ्ट takes around special path, takes around special path due to gravity, due to सॉरी, पाथ के जगह पे ऑब्जेक्ट होगा, takes around another object due to gravity, ड्यू टू ग्रेविटी। वही चीजें हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है ना। ग्रेविटी के अंतर्गत जो अपना स्पेशल एक पाथ अपना लेता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, अच्छा इस चीज को भी आप लोग लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ ऑर्बिट, इन द केस ऑफ ऑर्बिट जो बल लगता है इसका, इसको आप मान लीजिए आपको बाई चांस दे ही दे और फार्मूला भी नहीं आपको दे दे गलती से, मान लीजिए कुछ भी कर सकता है, इसका तरह अगर आएगा तो आप इसको जरूर इसको नोट कर लीजिए, G/m1 m2 r²।
M2 का पॉइंट आ जाएगा। M1 M2 क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड मास का ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, ठीक है। और g का मान नियत है जो कि 9.8 है। उसके बाद r स्क्वायर मींस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, अब इसमें अभी तो आप लोगों ने लिखा था दो तरह के सैटेलाइट जो कि एक नेचुरल थे और एक आर्टिफिशियल, लेकिन अब यहाँ हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के उद्देश्य से टाइप्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये चीजें ज्योग्राफी के पीजी लोग तरसते हैं कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए ऐसा पढ़ा दे, और इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर सभी फील्ड में है, 2-2, 3-3 चैप्टर ग्रुप में सारी चीजें दी गई आप समझ, मतलब इसको कहीं आप लोग नकारिए नहीं। जब आप ज्योग्राफी से पीजी करेंगे, फाइनल ईयर में आपके है ग्रेजुएशन में, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में जाएंगे तो भी आप बॉटनिकल किसी भी एरिया में जाएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर आप लोग उसमें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में भी ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक। रिमोट सेंसिंग, पहला है रिमोट सेंसिंग, पहला है रिमोट सेंसिंग। ये किस चीज के लिए है? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसके बाद है दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जी सैट इसको बोल सकते हैं, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए जी सैट। जी सैट। इसके बाद है नेविगेशन सैटेलाइट। इसके बाद है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, लिख लीजिएगा इसको IRNSS, इंडियन IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS का है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और सबसे पहला जो था आपका, जो कि रिमोट सेंसिंग जो था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था वो लियो सैटेलाइट है। तो उसमें कहीं स्पेस हो तो लिख लीजिएगा लियो सैटेलाइट। लियो, लियो मींस क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब वो पृथ्वी के बहुत सन्निकट होता है, बहुत नजदीक कक्षा में होता है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की ही दूरी में सेट किया जाता है। उसका लगा दीजिएगा यानी 160 टू 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स। पहला पॉइंट इसी में सैटेलाइट, अगला इसी में पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट, या इसमें लिख लीजिए स्पेशल केस ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट में, स्पेशल केस ऑफ न्यू पॉइंट है वैसे,
हाँ इसको लिख देता हूँ। स्पेशल केस ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। कथन और कार्य का आश्रय होता है भाई। किसी चीज को आप लोग बहुत विशेष ध्यान से सुन लीजिए कि वो समय वो जमाना जा चुका है जब हम लोग ऑनलाइन चीजें पढ़ के और जाके पेपर दे देते थे। अब आप जब तक पूर्ण रूप से किसी के बारे में ठीक से गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तब तक आपको न असर्शन समझ में आएगा न रीजन समझ में आएगा। असर्शन मान लीजिए कथन आपको एक बात को समझ में आ भी गया तो उसका रीजन जो उसकी पुष्टि कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसको वो ध्यान से सुनना है और समझना है। हर चीज को, हर टॉपिक को बहुत गहन अध्ययन करना है। इसमें लिखना है पहला पॉइंट, सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स, ध्रुवीय कक्षा इसको कहते हैं, पोलर ऑर्बिट्स लिखना चाहेंगे, ध्रुवीय कक्षा भी लिख सकते हैं। सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स यूजुअली ट्रेवल past earth from मैं वही जो भी आपको बता रहा था मैं, past earth from north to south। नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ टू साउथ, दो ध्रुवों में चलते हैं ना, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ टू साउथ, रादर देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, passing roughly over Earth's pole, passing roughly over Earth's pole, ठीक है, roughly Earth's pole। वही चीज है कि वो एक मतलब उत्तर दक्षिण की परिधि चलती है और पूर्व पश्चिम की क्या करता है, अपने उसमें परिक्रमण करता है, कौन, पृथ्वी। और दूसरा अगला पॉइंट है, दीज सैटेलाइट्स कंप्लीट मल्टीपल, अगला पॉइंट है, दीज सैटेलाइट्स कंप्लीट मल्टीपल रिवॉल्यूशन, these satellites complete multiple revolution, in average 24 hours and each time they passes over, each time they passes over, ठीक है, over different location, passes over different location, हाँ लोकेशन, different location। इसके बाद अगला पॉइंट है, therefore also known as इनको सर प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग प्रयास करें ना, प्रयास करना अपना काम है भाई, परेशान ना हो। हमें आपको मैं बता दूंगा, वो हमसे आप बताइए ना, खुल के बताइए, कोई ये टेंशन मत कोई।
जो नॉर्थ और साउथ पोल को अपनाता है, समझ रहे हैं ना, और क्या करता है पृथ्वी अपने परितः जो किसमें घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद these satellites complete multiple revolution in average 24 hours and each time they passes over different location। क्या करता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सैटेलाइट है वो क्या करता है 24 आवर्स में जो रोटेशन अपना करता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह को कवर किया रहेगा, वो लगभग पृथ्वी के हर जगह को कवर करेगा, ठीक है सैटेलाइट। तो सर जब एक कक्षा में सर उसको प्रक्षेपित करेंगे सर, है जब एक मतलब जैसे सैटेलाइट में सर एक कक्षा होता है हाँ। निश्चित, तो सर यही नहीं समझ में आया उसमें कि जब एक कक्षा में हाँ, उस कक्षा में प्रक्षेपित करके उसको रोटेशनल स्पीड कैसे देंगे? नहीं सर, वो तो समझ में आया, रोटेशनल स्पीड दे देंगे। हाँ, उसकी मतलब ग्रेविटी में पहुंचा के वो तो रोटेशन छोड़ देंगे। हाँ, वो अपना एक पाथ अपना लेकिन सर वो मतलब कैसे नॉर्थ पोल और फिर ये साउथ पोल को कैसे कवर करें? जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल उसी हिसाब से हम उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या दर्शाता है, लैटिट्यूड एक उसका दर्शाता है लैटिट्यूड लैट और लॉन्ग, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या दर्शाता है, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड क्या दर्शाता है, देशांतर। तो उसी के परितः उसको छोड़ेंगे ना, फिर देशांतर की परिता छोड़ते हैं देशांतर के परितः। हाँ सर, यही टॉपिक सर, यही अब जैसे देशांतर नॉर्थ साउथ को शो करेगा और ईस्ट वेस्ट, हाँ सर आप समझ, ठीक है ना। क्योंकि सर लैटिट्यूड अक्षांश क्या करेगा, अक्षांश और देशांतर, देशांतर के परिता छोड़ेंगे सर, वो ऐसे कवर करेगा नॉर्थ साउथ, और ये पृथ्वी रोटेट होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये पूरा और ये पूरा हाँ सर, अब पूरा सर पश्चिम को रोटेशन करेगा, तो क्या करेगा, लैटिट्यूड को भी कवर करेगा और लॉन्गिट्यूड को भी कवर करेगा, ठीक है। जैसे हम कभी भी कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लेते हैं, ठीक है। जैसे जब भी कभी आप लिखते हो तो इसके सामने ई लिखते हो, इसके सामने एल लिखते हो, ऐसा नॉर्थ और ये ईस्ट, ठीक है, अक्षांश और देशांतर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की, बात करते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में निकाल लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है। अभी तो हम लोग ने थोड़ा सा हिस्ट्री जाना और कुछ चीजें स्पेसिफिक वर्ड्स जाने इसके, अब हम लोग चल रहे हैं इसकी तरफ। रिमोट सेंसिंग में दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, देखिएगा रिमोट सेंसिंग आप भी ऐसे बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ। दो तरह के होते हैं, जी सर, एक होता है ऑप्टिकल सैटेलाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सैटेलाइट, और दूसरा माइक्रोवेव सैटेलाइट। सैटेलाइट और दूसरा माइक्रोवेव सैटेलाइट, माइक्रोवेव सैटेलाइट है, माइक्रोवेव सैटेलाइट। और ऑप्टिकल सैटेलाइट के भी दो तरह के होते हैं, इसमें जनरल पर्पस और डेडिकेटेड। जनरल पर्पस और डेडिकेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसमें समझते जाइए और लिखते जाइए। जो ऑप्टिकल सैटेलाइट है वो क्या भाई लिख लिया तो ऑप्टिक्स मींस क्या होता है भाई? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक कहते हैं सर, ऑप्टिक लेंस। ऑप्टिक मींस क्या होता है? OPTIC, OPTIC, ऑप्टिकल मतलब सर प्रकाशीय। ऑप्टिक मींस होता है प्रकाश, प्रकाश, और ऑप्टिकल मींस होता है प्रकाशीय, ठीक है ना, प्रकाश से संबंधित चीजें हैं ऑप्टिकल। अब आपको मैंने दो चीजें बताया था यहाँ कि एक तो ऐसी सैटेलाइट जो बाह्य स्रोत की आवश्यकता जिनको पड़ती है, जैसे सूर्य की उपस्थिति में कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो खाली दिन में ही काम कर सकते हैं और भी सूर्य की उपस्थिति में,
उपस्थिति में जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है उसके ही द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फिर क्या हुआ होता है, विकिरण उसकी तरफ रिफ्लेक्ट होता है, और जो विकिरण रिफ्लेक्ट होता है फिर उसका सेंसर उसको कवर कर पाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग, बहुत गौर से सुनिएगा। ऑप्टिक सैटेलाइट क्या है? ऑप्टिकल सैटेलाइट क्या है कि ऐसे सैटेलाइट जो कि सूर्य की उपस्थिति अथवा किसी बाह्य स्रोत की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। प्रकाश से लिख लें आप लोग ऑप्टिकल सैटेलाइट, इसके बारे में लिख लें, ऑप्टिकल सैटेलाइट के बारे में। इसको प्रकाशीय आप लोग लिख सकते हैं, इसमें प्रकाशीय उपग्रह, प्रकाशीय उपग्रह। इसमें लिखे द ऑप्टिकल सैटेलाइट्स वर्क बाय using the reflected sunlight means मतलब परावर्तित जो किरण होती है, सूर्य की जो परावर्तित किरण होती है वो उसी में काम करता है ऑप्टिकल सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है? मीन्स दे कैन वर्क ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दे कैन वर्क ड्यूरिंग डे टाइम। वही बात जो मैंने बताया कि वे इस समय दिन के समय ही कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना, दिन के समय ही कार्य कर सकते हैं। अब इसमें पहला जो पर्पज है जनरल पर्पज है, पहला पॉइंट इसमें डाल दीजिएगा आपको, जनरल पर्पज, और दूसरा पॉइंट है डेडिकेटेड। और डेडिकेटेड में क्या चीज होता है, कैसा डेडिकेटेड होता है? जैसे डेडिकेटेड मीन्स किसी विशेष प्रयोजन से, ठीक है, उद्देश्य। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? विशेष उद्देश्य, ठीक है। ऑप्टिकल सैटेलाइट का कोई एग्जांपल है? हाँ बता रहे हैं, ऑप्टिकल सैटेलाइट का है एग्जांपल। जैसे डेडिकेटेड पर्पस से मैं बता रहा हूँ, उसमें आप समझ जाओगे। जनरल पर्पस से क्या होता है? जो जनरल सामान्य उद्देश्य से, जैसे मान लीजिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस तरह से होती है। जैसे नॉर्मली हमको किसी प्राकृतिक संसाधनों का करना है, जैसे क्रॉप वेजिटेशन करना है, क्रॉप वेजिटेशन करना है, तो उसके लिए क्या होगा? एग्रीकल्चरल क्षेत्र में जो काम करना है, तो उस समय कौन सी इमरजेंसी आ गई, हमको रात में उसको देखना है, ऐसा तो है नहीं भाई। क्रॉप वेजिटेशन करना है, किसी प्रकार का कोई और किसी विभागीय कार्य के लिए हमको लगाना, तो हम दिन में ही काम करेंगे, क्यों हम रात में उसके लिए परेशान हों। लेकिन जो माइक्रोवेव सैटेलाइट हम क्यों बनाए, उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें सुनिएगा, आप लोग समझिएगा कि माइक्रोवेव सैटेलाइट क्यों आई, मतलब जो कृत्रिम टाइप के जो सैटेलाइट हमने बनाए उसको भी अभी समझिएगा। तो जनरल पर्पस से वैसे ही जनरल नॉर्मल पर्पस से जिसका दिन में उपयोग हो जाए, उसका डेडिकेटेड में भी इस तरह से ऑप्टिकल टाइप की सैटेलाइट भी हैं। कौन कौन से हैं? कार्टोसैट है, इसमें ऊपर लिख दिया यहाँ, डेडिकेटेड में है कार्टोसैट। ऑप्टिकल में है ना सर? डेडिकेटेड ऑप्टिकल में ही, डेडिकेटेड के अंतर्गत मतलब विशेष प्रयोजन के अंतर्गत जो है, एक तरह से क्या है? ऑप्टिकल कार्टोसैट। अब इस सूत्र में आपको ये क्या है? कार्टोसैट। जो आपको चित्र जो प्राप्त करते हैं, उपग्रही जो चित्र प्राप्त करते हैं, जैसे नक्शे, इमेजरी, ये किसकी देन होती है? कार्टोसैट टाइप सैटेलाइट से देन होती है। कार्टोसैट टाइप सैटेलाइट की देन होती है, जो कार्टोसैट फॉर कार्टोसैट सैटेलाइट। आपको पूछा था कौन से सैटेलाइट है, तो कार्टोसैट सैटेलाइट, ठीक है ना। और किसके लिए? फॉर कार्टोग्राफी क्या? मतलब चित्रित, उसका एक चित्र मानचित्रीकरण के लिए, ठीक है, मानचित्र जो बनाते हैं कार्टोग्राफी के अंतर्गत बनाते हैं। कार्टोग्राफी उसके
उसके बाद है ओशन सेट। ओशन सेट अगला है इसी में डेरिवेटिव में ओशन। ओशन सेट, ओशन सेट एक ही साथ मिला लीजिए भाई। ओशन सेट टू स्टडी ओशियन। सर ओशन सेट क्या होता है? ओशन सेट एक प्रकार का सैटेलाइट है, उपग्रह है। किसके लिए है? ओशन सेट मींस ओशन सैटेलाइट, मतलब समुद्र के लिए, ठीक है। टू स्टडी ओशन, समुद्र के लिए स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट रिसोर्स सेट मतलब रिसोर्स सैटेलाइट। रिसोर्स मींस क्या होगा? स्रोत, संसाधन, ठीक है ना। पृथ्वी पे मौजूद वे सभी रिसोर्सेज जो भौतिक भी हैं और प्राकृतिक भी हैं, ठीक है ना, उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रिसोर्स सेट का प्रयोग किया गया है। रिसोर्स सेट टाइप की सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। रिसोर्स सेट, रिसोर्स मींस समझ रहे हैं आप? स्रोत या संसाधन, ठीक है, जो किस पे मौजूद है? पृथ्वी पे मौजूद है। रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग माइक्रोवेव सैटेलाइट की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग वास्तव में सैटेलाइट की पूरी दुनिया भी यहाँ पर पूरी तरह से बदल जा रही है। सैटेलाइट का पूरा उद्देश्य ही यहाँ आगे बदल जा रहा है। क्या है ये? नोट करेंगे, माइक्रोवेव सैटेलाइट। इसको हटा दें, माइक्रोवेव सैटेलाइट। माइक्रोवेव सैटेलाइट, ये माइक्रोवेव सैटेलाइट। इसमें लिखिएगा माइक्रोवेव सैटेलाइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, माइक्रोवेव सैटेलाइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन or not dependent on reflected sunlight और नॉट से ना जाइए। reflected sunlight rather they have their own source of radiation, their own source of radiation। ये क्या कह रहा है कि माइक्रोवेव जो सैटेलाइट्स होती हैं, सूक्ष्म तरंगीय जो सैटेलाइट वो होते हैं, माइक्रोवेव में सूक्ष्म तरंग वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो किसी दूसरे बाह्य स्रोत पे, सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ठीक है ना। रादर दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ रेडिएशन, उनके पास अपना खुद का क्या होता है? रेडिएशन होता है। जैसे आपका फ्लैश लाइट वाला कैमरा क्या करता है? फ्लैश लाइट वो पिच से एक बार प्रकाश फेंका और तुरंत आपको कैप्चर कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही मतलब आप इंस्टेंटेनियस समझ लीजिए, तात्क्षणिक, बहुत शॉर्ट टाइम में, 1 सेकंड के कुछ हिस्से के बराबर, ठीक है। इस तरह rather they have their own source of radiation, they have their own impact of own radiation, they have their own radiation, source of radiation, own source of radiation, रेडिएशन। अब यहां बात किस चीज की आती है?
माइक्रोवेव सैटेलाइट्स आर सिंथेटिक अपर्चर रडार या सिंथेटिक अपर्चर रडार आर माइक्रोवेव सैटेलाइट। अब यहाँ देखिए सैटेलाइट की पूरी वो दिशा ही बदल रही है। अब आप देखिए क्या है मामला। पहले क्या होता था कि बैलून में मान दिया, कैमरा उड़ गया, जाके पूरा कुछ एरियल फोटोग्राफ लेके चला है। अभी कब दिन का टाइम हो गया, सोर्स का जो है रिफ्लेक्टेड सनलाइट में, ऐसे नहीं रात में नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं। अच्छा, एक तरह से ये देखा जाए कि हमारे जो आँख होते हैं, ये मतलब इंसान के, ये किस टाइप के होते हैं? ऑप्टिकल लेंस होते हैं। ऑप्टिकल लेंस होते हैं, प्रकाशीय लेंस होते हैं। ये रात में काम नहीं करते भाई। उल्लू के क्या होते हैं? उल्लू के जो है रात में काम करते हैं, स्पेशल टाइप के उनके पास लेंस होते हैं भाई, ठीक है ना। चमगादड़ क्या होता है? चमगादड़ जस्ट लाइक एन रडार टेक्नोलॉजी वाला चमगादड़। क्यों? क्योंकि अपनी तरंगे फेंक रहा है, और तरंगे कहाँ जा रही हैं? कहीं आगे कोई है तो नहीं, टकरा रहा है, कहीं गलती से चिपक गया तो भाई उसकी बात अलग है। ठीक है ना। तो चमगादड़ क्या करता है? पराशर से ध्वनि तरंगे फेंकता रहता है। जैसे वो स्टिक जो होता है, मैंने बताया था, दिव्य जो आँख वाले वो होते हैं, दृष्टिहीन जो होते हैं, वो ऐसे अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आगे से उनके सामने आने वाला तो आहट हो जाती है, एक प्रकार का कंपन उसमें आता है, वाइब्रेशन होता है, जो उन्हें बता देता है, बता देता है। और हाथ में उनके कंपन आता है, उससे वो सतर्क हो जाते हैं। मतलब कुछ ही दूरी पे कोई अगर पिंड, वहाँ पर कोई कुछ अगर वस्तु है तो पहले से उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा अगर बगल इधर उधर ऐसे करते हैं, पिंड को फिर अगर बगल निकल जाता है, गड्ढे वड्ढे भी सब बता देता है भाई। तो वो किस टाइप का है? एक प्रकार का रेडार टेक्नोलॉजी से अगर समझा दो उस हिसाब से समझने के पर्पज से। तो कहाँ लिखा है? सोर्स ऑफ रेडिएशन दे यूज SAR लिखेगा, दे यूजेज SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार। रडार को लिखिएगा, कैपिटल में लिखिएगा, यहाँ नजर हो जाएगा। आर ए लिखिएगा, सबका अपने आप में एक नाम है। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अभी ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है क्या भाई? निसार है। अब निसार क्या है? निसार जो है सिंथेटिक, लिखिएगा निसार, निसार NISAR, निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो लीजिएगा। नासा, नासा किसका है भाई? नासा में अमेरिका का, ठीक है। और इसरो भारत का, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, पूरा प्रमाण का लिखिएगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अच्छा, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको अपर्चर मींस क्या होता है? अपर्चर APER अपर्चर मींस होता है छिद्र, छेद अथवा मौका। मतलब मौका खुला हुआ, मौका, दीवार में मौका, तो मौका है। अब ये मौका क्या है चक्कर भाई? मौके का क्या चक्कर है बताता हूँ। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक चीज बताया था ना कि मान लीजिए हमारा ये एरिया है, पर्टिकुलर कोई ब्लॉक हो गया, कोई हमारा एक मोहल्ला हो गया पर्टिकुलर, तो जो हम उसको ड्रोन को उड़ा
सेंसर है। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, टीवी रिमोट में जो सेंसर होता है उसका ऐसे छोटा सा होता है, हाँ, आगे जैसा लाइट हाँ। LED। शीशा होता है। हाँ, तो क्या करते हो आप लोग कि उसको ऐसे आप लोग दिखाते हो टीवी की तरफ, जी तो उसमें से जो सेंसर जो सेंस करता है छोटा सा होता है, वो ऐसे अपना जो मतलब जो तरंगे जो भेजता होगा टीवी पे कुछ इस तरह से कवर करता है, ठीक है क्या, इस तरह से कवर करता है। तो ये जो क्या है, ये अपर्चर है, छोटा सा सेंसर जो क्या है छोटा सा, वो अपर्चर का काम कर रहा है, मतलब छिद्र है एक तरह से छोटा सा, वहां पे छेद टाइप का है, मौका टाइप का। अब यहाँ एक चीज और समझना है हम लोगों को कि जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है, इसमें अपर्चर जो शब्द लगा हुआ है, अपर्चर से क्या मतलब है ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका चल रहा है, समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जहाज ऐसे पूरी हमको जहाज लौट के डाल दीजिएगा, एक जहाज समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरह से जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, तो मूवी में आप लोग देखे हैं ना, जब हीरो हीरोइन भाग रहे होते हैं हाथ पकड़ के, और ऊपर से वो हेलीकॉप्टर वाले लगाए हुए एकदम कैमरा वाले और बंदूक को ताने हुए एकदम, तो क्या करते हैं वो, उनकी सही निगरानी करने के लिए वो पूरा एकदम उनको कवर करता है, कवरेज देता रहता है एकदम पूरा। अभी भागा। तो ऐसा ही ये समझिए, ये क्या करता है कि पूरा ऐसा सब उड़ रहा है, और यहाँ किसको देखने के लिए, अब समझिए किसको देखने के लिए, एक यहाँ पे नाव है, नाव है, नाव चल रहा है, और जो कवरेज है इसका, अगर ये वाला यहाँ तक पहुँच गया, ये वाला यहाँ, तो मान लीजिए ये ऐसे तो दिखेगा, ऐसे तो कवर करेगा इसको, ऐसे तो कवर करेगा भाई, और इसका पूरा एरिया कौन कवर कर रहा है, इस जहाज में लगा हुआ जो मोखा है, मोटा मतलब वो क्या छिद्र के अंदर छिद्र, वो जो एक तरह से जो वहां से सेंस हो रहा है, सेंसर, सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर छोटा सा छिद्र है उसका, तो अब मान लीजिए हमारी आंखें हैं, अब आंखें में तो अगर हम पूरे खुले आसमान में देखना चाहें तो इतना ही कवर लगभग कर पाएंगे, पीछे नहीं देख दूर पाते। तक है, इतना ही कवर कर पाएगा, अब पीछे वाला थोड़ी कवर कर लेगा, या इतना बगल सामने वाला भी नहीं कर पाएगा। जितना ये लेंस पे ऑप्टिक्स जितना रेडिएशन वापस आ रहा है विकिरण, इसी मौके पे आके तो बन रहा है वो वापस जो बन रहा फोटो, तो इसी तरह से इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें इस तरह से मतलब इतना कवर कर रहा, मतलब छोटा सा तो इसका मौका है, अब इतना बड़ा थोड़ी इसका लेंस पूरा, ये इसी बात पूरा कवर कर दे नहीं, छोटा सा इसका मौका है, और इस मौके में क्या है कि वो पूरी तरह से कवर कर रहा है, कैसे हर एक पल थोड़ी थोड़ी देर पे पूरा कवरेज दे रहा है उसका, क्या उसका मौका। वास्तव में आपका जो क्लास है 1.5 घंटे का है, लेकिन अब छोड़ दिया जाता है, चलिए बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, तो ये क्या करता है, मतलब इस नाव को कवर करने के लिए इसका जो मौका है, जो इसका हुआ है छोटा सा अपर्चर है, क्या करता है, इसलिए हर एक भाग को पूरी तरह से कवर करता है। ऐसे ही ड्रोन में होता है, ड्रोन में क्या करते हैं, जो आप सोचते होंगे कि जो वीडियोग्राफी होती है ड्रोन की, वो कैसे क्या करते हैं, या वो वीडियोग्राफर ऐसे जो ऐसे लेके कैमरा करता है, क्या पूरा थोड़ी ना आपको देता है उसका कवरेज, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे उसकी वो मिक्सिंग करता है, कुछ उसका हिस्सा काट देता है, जो जरूरत इंपॉर्टेंट उसका नहीं होता है, कुछ एरिया कवर करता है, कुछ जरूरी वीडियोज को रखता है, ऐसे ही करता है, उसमें एडिटिंग करता है। तो जब हम इसके थ्रू जब उस लेंस के थ्रू पूरा एरिया जो उस चीज का नाव का कवर करेंगे, किसी पर्टिकुलर किसी पिंड का, किसी जो है उसका ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, उसी मूव के हिसाब से जो रेडिएशन उसमें फेंकेगा, रेडिएशन जो इसमें आएगा, इसमें जो रेडिएशन आएगा, तो इस रेडिएशन के द्वारा क्या होगा, फिर वापस ये कुछ जाएगी तरह के वापस वो सूचना जाएगी वापस, किस पे जाएगी, जैसे सैटेलाइट के सेंसर पे कुछ सूचना जाएगी। भाई हमने अपनी आंख से किसी चीज
और फिर उधर से वापस आने वाली जो रेडिएशन है जो हमारी आंख पे पड़ती है, तो उससे क्या होती है, हमारी आंख संकुचन होती है ना। और फिर जैसे एकाएक कोई चीज, जैसे कभी कभी ऑप्टिक्स जब तेजी से थोड़ा सा प्रकाश तेज हो जाता है, धीरे जाता है, तो आंखें हमारी एक बार तो ऐसे चौंधिया जाती है, ऐसा ही। तो मतलब उसमें जो रेडिएशन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे पटल पे पड़ता है, मतलब उसके लेंस के पटल पे, और फिर उससे क्या करता है, वो सेंसर पे जब पड़ता है तो उसको सेंसर रीड कर पाता है उस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन क्या कर पाता है, रीड कर पाता है। और रीड करने के बाद फिर बात की बातें हैं कि माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है, वहां से प्रोसेसिंग होता है, अच्छा ये तो मौसा जी भाई याद रखता है, इसी में एक देखते हैं या बहुत दूर से कोई बाइक वाला आ रहा तो जब नजदीक उसके हमारे कवरेज एरिया में जब आ जाता है, जब उसको हम कागज उसका विकिरण जब सेंस कर जाता है भाई, उसके बाद पास से तो विकिरण रिफ्लेक्ट होते हैं, और किसकी मौजूदगी में, ऑप्टिकल लेंस के लिए ऑप्टिक्स की मौजूदगी में, तो ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट एनी टाइप ऑफ मतलब विथ एनी टाइप ऑफ सोर्स, बाहर ऑप्टिक की स्रोत में। तो जब उसका वापस से रेडिएशन हमारे उसमें आता है रेडिएशन का, तब तो हमारे लिए पहचान पाते हैं, अच्छा ये फला है, तब तो जान पाते हैं ना ये चीज। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसके अपर्चर से जब रेडिएशन आता है तो वो रीड कर पाता है, इस तरह की चीजें हैं अपर्चर में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं रियल टाइम बेसिस एंड हाई रेजोल्यूशन, अपर्चर के सामने जो अपर्चर है, अपर्चर के सामने ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रियल टाइम बेसिस एंड हाई रेजोल्यूशन। रियल टाइम बेसिस एंड हाई रेजोल्यूशन। अब यहां से वास्तव में इंटरेस्टिंग कहानी अब शुरू हो रही है, देखिए क्या है। चलिए 2-4 मिनट और 5 मिनट। अब यहां से शुरुआत क्या होती है कि अब तक तो हम वास्तव में ऑप्टिकल उसमें सैटेलाइट में चल रहे हैं, लेकिन अब हमको जरूरत किस लिए पड़ी, वास्तव में अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो चल रहा है ना, अब हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी में चलते हैं, घुसते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी। बताइएगा, आज ज्यादा हो गया। नहीं चलो 5 मिनट और, 5 मिनट और रुकिए, चलिए। अब हम लोग इसके माध्यम से इंटरनेशनल सिक्योरिटी में घुसते हैं। और क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अब आपको मान लीजिए ऐसे आ जाए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ड्यू टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्या करते हो आप, क्या यूज है इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, क्या यूज है इनकी, तो यूज इनका यही है कि वास्तव में हमारे इंडियन ओशन में चाइना ने अपना आधिपत्य कर लिया। ये हम नकार नहीं सकते इस चीज को। हमारे हिंद महासागर में चाइना ने क्या किया है, अपना आधिपत्य, अपने पोत उतार चुका है। और इसको देखते हुए चाइना का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में है कौन है, अमेरिका। क्योंकि विकसित राष्ट्र का जरूर होता है प्रतिद्वंदी, कंप्यूटर हो ही जाता है। तो निशान किसने डेवलप किया, नासा और इसरो ने इसीलिए डेवलप किया है, विशेष रूप से जो उसका प्रयोजन क्या है, हिंद महासागर को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए। और हिंद महासागर में आप लोगों को मालूम होगा डियागो गार्सिया, किसी को मालूम है, जागृति को बताया, जागृति का जो टेस्ट किया, डियागो गार्सिया एक हिंद महासागर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्या है, पोर्ट है, जहां 10,000 उनके नौसैनिक हमेशा उपलब्ध रहते हैं साजो सामान के साथ, और उनके अस्त्र शस्त्र सब उसके साथ मौजूद रहते हैं। डियागो गार्सिया इसका नाम। अमेरिका का नौसैनिक क्या है, अड्डा बना रखा है, एक बंदरगाह पोर्ट के रूप में बना रखा है हिंद महासागर में। और भारत का, तो हम लोग यहाँ इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भूल जाइएगा। हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लगभग 60 से 70% जो मार्केटिंग होती है ना, यातायात का जो संचालन होता है, इसी हिंद महासागर की तरफ से ही होता है। चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे किसी तरफ से जाना आना हो, लगभग यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है जो यातायात का साधन
निर्यात सब यहीं से संभव है, हिंद महासागर से। लेकिन चाइना ने साउथ सी में कब्जा कर रखा है, चाइना साउथ सी में कब्जा कर रखा है। उसी के लिए हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए कि भयंकर भीषण युद्ध भी हो सकता है साउथ सी में जो उसने कब्जा किया है। और एक चीज और है, जो निशान में जो प्रयोग किया गया, जो डेवलप किया नासा और इसरो ने दोनों ने मिलके, ये इसीलिए किया कि अब आप लोग लिखे 2 लाइन और लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, इसी में आगे पॉइंट बना के आज स्पेशल एरो बना के, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, with the help of Israel, India developed synthetic aperture radar. India developed synthetic aperture radar. और जो 26/11 जो हुआ था, याद है 2008 में क्या हुआ था? 26/11 जो घटना हुई थी भारत में, किसी को याद है? मुंबई हेमंत करकरे और तमाम लोग उसमें मारे गए, नहीं याद? सही लोग कौन है? 26/11 2008 में हुआ ये सर जो मुंबई था, वो सबसे बड़ी चूक कहाँ से हुई थी पता है? बॉर्डर लैंड उससे नहीं हुआ था, लैंड टेररिज्म नहीं हुआ था। वो नाव से, साधारण से डोंगी नाव से वो घुस आए थे घुसपैठ चलाते हुए नाव, समुद्र के रास्ते। और अगर हमारे पास व्यवस्थित होता 2008 से पहले इस तरह के रडार सिस्टम या इस तरह के सैटेलाइट सिस्टम, जिसको सिंथेटिक अपर्चर रडार या मिसाइल टाइप की चीजें होती, तो हम घुसपैठियों को पकड़ लेते, लेकिन नहीं थी। अब नहीं थी तो क्या हुआ? देखिए, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, इंडिया डेवलप्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार इन 2009। 8 में घटना हुई है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ कहाँ लिखे थे? चलिए, विद द हेल्प ऑफ इजराइल, इंडिया डेवलप्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार। इंडिया डेवलप्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार इन 2009। जब घटना घट गई तब उसके बाद इन लोग समझ में आया कि ऐसा भी कोई आविष्कार करना चाहिए। और घटना कब घटी हुई? 26/11/2008। ठीक है, अब हम लोग बात इसके लिए भी आगे भी करेंगे कि इजराइल के हेल्प से हम लोगों ने कौन कौन से सिंथेटिक अपर्चर रडार का आविष्कार किया, और उसमें से भारत ने, मतलब इजराइल की कौन से उस रडार से हेल्प, मतलब इजराइल की कौन सी देन है और भारत ने अपना अपना कौन सा डेवलप किया। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद खैर अच्छा एक चीज और है,